हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं 9th क्लास का। अब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो ये उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आज इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज में वो सारे करा दूँगी। आपको इंट्रोडक्शन देखना है और उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज के क्लासेस डालूँगी वो आपको देखनी है। चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमें इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है कि बीजगणित के अंतर्गत राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली बात तो ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ये एनसीईआरटी बुक में से बनाए हैं। तो आप जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आप भी बनाएंगे और उसके लिए अलग से पेजेस रखेंगे और नोट्स बना के उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। बीजगणित के अंतर्गत राशियां दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर राशि। चर राशि क्या होती हैं? जो अनिश्चित होती हैं, जैसे कुछ टॉफ़ियाँ, कुछ बैग, कुछ सामान, मतलब हमें निश्चित नहीं है कि वो कितना है। तो हम उन्हें क्या लेते हैं? एक्स वाई जेड ए बी, क्या नाम है, सी डी, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन संख्याएं नहीं होंगी वो, इसलिए वो क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं, ठीक है। उसके बाद अचर राशियां क्या होती हैं? जो निश्चित होती हैं, जैसे 6, 5, -2, -3, ठीक है। ये क्या होंगी? निश्चित होंगी। और इन्हें कौन सी संख्याएं कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जितनी भी वास्तविक संख्या हमने पहले चैप्टर में पढ़ी हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? अचर राशियां हो जाएंगी। और इनका क्या है कि जैसे 6 है तो 6 हमेशा 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये यहाँ एक्स वाई की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, इक्वेशन में चेंज होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर 6 6 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। इनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती। हमें ये याद रखना है कि अचर राशियों की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती हैं, निश्चित रहती हैं। और चर राशियों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा अनिश्चित रहती हैं, हमेशा चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब चर और अचर, चर क्या होते हैं हमारे? जो अनिश्चित होते हैं, एक्स वाई जेड। और अचर, अचर क्या होते हैं हमारे? जो निश्चित होते हैं, 6, 5, -2, 3, ये सब। अचर और चर के बीच में प्लस, माइनस, गुणा, भाग का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है आप लोगों के लिए, 2x, ये क्या है? चर है। +9, 9 क्या है? अचर है। तो इनके बीच में जो प्लस का निशान लगा हुआ है, ये क्या है? इसका बीजीय व्यंजक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो ये है कि बीजीय व्यंजकों के पदों तथा गुणनखंडों का निर्माण करना। जब बीजीय व्यंजक में प्लस तथा माइनस का प्रयोग होता है तब पद बनते हैं, जबकि गुणा तथा डिवाइड संक्रिया से गुणनखंड बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, x² - 3x + 7 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इनके बीच में प्लस माइनस जो है ये क्या है? हमें क्या बना रहा है? ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो इसमें कितने पद हो गए? 1 2 3 हो गए, ठीक है। प्लस माइनस लगा हो, माइनस माइनस लगा हो, प्लस प्लस लगा हो, कुछ भी हो इनके बीच में प्लस माइनस की जगह पर, तो क्या हो जाते हैं? पद हो जाते हैं। बस गुणा और डिवाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लस या माइनस में से कोई दो चीज़ें होनी चाहिए, तो वो पद बनाता है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे ये एक पद दिया है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। एक्स गुणा एक्स लिखेंगे तो क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर बनेगा। 3x है, ये माइनस का 3x है, तो माइनस का 3x तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? -3 × x, ठीक है। जब इनको गुणा करेंगे तो वापस ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर ये जो 7 दिया हुआ है, इसके साथ कोई चर इंटू में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7 × 1, 7 × 7 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ये बहुत ही इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के टॉपिक कर लेते हैं हम। जब किसी पद के गुणनखंड किए जाते हैं तब उसमें प्राप्त संख्यात्मक गुणनखंड शेष पद का गुणक कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हमने कोई इक्वेशन ली 9x² + 7x + 7 और इसका गुणांक पूछ लिया, तो इसका गुणांक क्या होगा? जो x के साथ वाली संख्यात्मक मान है, ठीक है, संख्यात्मक मान। जैसे इसका गुणांक क्या हो गया? 9 हो गया,
इसका गुणांक क्या हो गया, 7 हो गया, और इसका गुणांक तो 7 है ही है। ठीक है, जो भी चर के साथ वाला संख्यात्मक मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है 5x² प्लस का 6xy प्लस का 7। तो 5x² का गुणांक क्या लिया है मैंने, 5, ये बच गया ना, तो बच गया संख्यात्मक मान, तो क्या हो गया, गुणांक हो गया 5। ऐसे ही 6xy है, तो xy का गुणांक क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और अचर पद का गुणांक, अचर क्या है, जो कभी बदलते नहीं हैं, निश्चित रहते हैं, तो अचर पद का गुणांक क्या हो गया, वो स्वयं हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम इस चैप्टर का जो मेन है, जो चैप्टर का नाम ही है, वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, एक या अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमें दिया है x² प्लस का 2x प्लस का 9, ये दिया है हमें। ठीक है, तो इसकी पावर कुछ नहीं है x की, तो मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, और इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो पावर हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, और एक चर होना चाहिए, कहने का मतलब x सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x की स्क्वायर दे दी फिर y की 2y दे दी प्लस का 3 दे दिया, तो ये क्या एक चर में बहुपद है, नहीं, ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद तब होता है जब सेम चर हो, जैसे कि x और x दोनों तरफ क्या है, x है, तो दोनों सेम होने चाहिए, और जो इनकी घातें हैं यानी कि जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ गए आप लोग, वो क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। जिन बहुपद में चर नहीं होता उन्हें अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दी, जैसे 7 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो इनके साथ कोई चर नहीं है, ये अचर है। ठीक है, तो अचर बहुपद कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, अचर बहुपद। ठीक है, ये सभी अचर बहुपद हैं। ठीक है, समझ में आ गया हमें। चर बहुपद 0 की शून्य बहुपद कहते हैं। चर बहुपद को जो 0 होता है हमारा, ठीक है, जो 0 होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। 0 दे रखा है खाली इक्वेशन में, तो क्या है वो, शून्य बहुपद है। ठीक है, यदि एक चरीय बहुपद में चर x है तो इससे हम px के रूप में प्रकट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई इक्वेशन दे दी x² प्लस 2x प्लस का 3 दे दिया, तो इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, px से। ठीक है, एक ही चर होना चाहिए, लेकिन x है तो x ही होना चाहिए, 3 4 नहीं होने चाहिए, y z ये सब नहीं होना चाहिए, खाली x होना चाहिए। तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, p ब्रैकेट में x से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे उसने हमें दे दिया 3x³ प्लस का 2x प्लस का 3, उसने हमें ये दे दिया, तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, इसकी कुछ घात नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसका मतलब बहुपद की घात क्या हो गई, 3 हो गई। समझ गए आप लोग, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, px बराबर है x² प्लस 5x प्लस का 9। अब यहाँ कुछ घात नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है, और इसकी पावर क्या है, 2। तो यानी कि अगर पावर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है, बहुपद की घात। तो यहाँ पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 है, तो क्या हो गया, बहुपद की घात क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसने हमें दिया 2x प्लस का 7। ठीक है, इसकी घात क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक है, कौन सा हो गया, रैखिक। ठीक है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि
एक्स के स्क्वायर प्लस का 9, उसने ये दे दिया, इसकी पावर क्या है 2 है, तो 2 पावर है तो कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ दिया है 7x का क्यूब। ठीक है, तो कितनी घात है, क्यूब। यहाँ पे घात क्या दी हुई है हमें, 3 दी हुई है, यानी कि क्यूब दी हुई है, तो क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये एग्जाम्पल भी उतारेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। किसी बहुपद में चर के स्थान पर वास्तविक संख्या को प्रस्तापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि वो हमें ये पूछ रहा है, जैसे हमें दिया हुआ ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दिया है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 25। तो इस इक्वेशन में हम क्या वैल्यू रखें जो इस इक्वेशन का मान 0 हो जाए। तो अगर हम x की जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 25, 25 में से 25 गया, कितना बचा, 0। तो इस इक्वेशन के लिए, इस बहुपद के लिए हमारा जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, यही कह रहा है ये। जैसे ये px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया है, तो x बराबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ x माइनस 9 दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस 9 दिया है तो x की वैल्यू अगर 9 रख लेंगे तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए, हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए हमारा शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो पढ़ लेते हैं। एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अचर संख्याएं ले लें, जैसे 1 2 3 4 5, तो इनका शून्यक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इनके साथ कुछ x y कुछ दिया नहीं है। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो x और y में ही तो करते हैं, हम जो निश्चित संख्याएं दी होती हैं उनमें थोड़ी ना वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए जो शून्योत्तर अचर होते हैं उनका शून्यक नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। कहने का मतलब यह है कि जो 1 2 3 4 0 से लेकर मतलब जितने भी इन्फिनिटी तक संख्याएं हैं हमारी, वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, शून्य बहुपद होती हैं। ठीक है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। जैसे हमें दिया हुआ है x प्लस का 5 बराबर 0, तो x की जगह पे अगर हम -5 रख दें, ठीक है, तो इसका बहुपद, इसका इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 प्लस का 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो प्रत्येक रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक क्या होते हैं, जिनकी पावर 1 होती है। ठीक है, रैखिक क्या होते हैं, जिनकी पावर 1 होती है। तो हमने क्या किया, हमने x की जगह पे -5 पुट किया, तो इक्वेशन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब हम एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में, और दूसरी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पर 9 पुट करना चाहें तो 9 से अगर हम +5 करेंगे तो हमारा 0 आएगा, नहीं आएगा। 6 पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रैखिक बहुपद होते हैं हमारे, उनका शून्यक सिर्फ 1 होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है। द्विघात बहुपद में एक से अधिक शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 9 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अगर हम अलग अलग ले लें हर बार, ठीक है, अलग अलग ले लें तो अलग अलग भी आ सकती हैं, इसमें एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए अधिक से अधिक शून्यक हम ले सकते हैं, बस ये कह रहा है वो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद शून्यक ज्ञात करना। इसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि ax प्लस का b बराबर है 0 के। ठीक है, तो ax बराबर है, ये प्लस का b है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस b, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो
डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, x बराबर -b/a। ठीक है, अब हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे लिया हमने 7x प्लस का 9 लिया, ठीक है, बराबर 0। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो हम क्या करेंगे, 7x बराबर 0, ये प्लस का 9 था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x यहीं छोड़ देंगे, माइनस का 9/7। अब ये हमारी इक्वेशन सही है कि नहीं, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, 7 माइनस का 9/7, x की जगह हमने पुट कर दिया, प्लस का 9 बराबर 0। 7 से 7 कट गया, -9 में से +9 गया, कितना आया, 0 बराबर 0। हमारी जो वैल्यू आई थी x की, वो यहाँ पे हमने पुट की, तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक सॉल्व करके लिख दिया है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, जब लिखेंगे, तो इसे भी साइड में उतार लेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में 2 प्रमेय बची थी, एक शेषफल प्रमेय, एक गुणनखंड प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय जो है वो सिलेबस से हटा दी गई है, तो वो मैंने नहीं पढ़ाई है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे हम, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय क्या है, जैसे हमने कोई gx लिया, ठीक है, और px को gx से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, qx मिलता है, और शेषफल क्या बचता है, pa बराबर 0। तो अगर px हमें निकालना है, तो हम qx को और gx को अगर इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, px आ जाएगा, क्योंकि pa जो है 0 है। मैंने यहाँ पे डिवाइड करके भी समझाया है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगी, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, तो ये चीज़ आप एक्सरसाइज में समझेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमने जिससे डिवाइड किया और जो हमारा मतलब आंसर आया है डिवाइड करने पर, उसको अगर हम इंटू करते हैं, तो हमारी सेम वैल्यू जिसको हमने डिवाइड किया था वो आ जाती है। तो इसका मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और एक जो हमें डिवाइड करने पे आंसर मिलता है वो। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। क्लासेस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर करें कि जो जो हमारे न्यू सिलेबस में चीज़ें आ रही हैं, मैं वो सब कुछ आपको कराते जा रही हूँ। तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।